हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रत्येक में जो भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। जो भी अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन उसमें हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम लोग आज डिस्कस करके आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव आया हुआ है किस तरह का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, उसी को देखना है और समझने का कोशिश करना है। एक एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं। तो जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव आया हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे, पहला जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आज कोशिश करेंगे 35 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो यहां पर ग्रेफाइट है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आपसे पूछा है ग्रेफाइट। और हम जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बना होता है किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। और प्रत्येक कार्बन के साथ लिंक होता है। और हम जानते हैं इस तरह का जो बॉन्ड होता है इसको मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में मेटल रहना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा। तो हम लोग अब नेचर देखते हैं इसको किस तरह बोल सकते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन में दिया हुआ आयनिक। तो अगर आयनिक होता, अगर मान लीजिए यहां आयनिक होता तो आयनिक में क्या होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका नॉन मेटल। तो कम से कम एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तभी जाके आपका आयनिक बनेगा। एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका दिया हुआ कोवैलेंट, एक दिया हुआ मोलिक्यूलर। तो मोलिक्यूलर अगर कोई बनाता है तो मोलिक्यूल्स के बीच बनता है, तो मोलिक्यूलर हो गया बिटवीन मोलिक्यूल्स। तो मतलब दो मोलिक्यूल्स अगर लीजिएगा तभी मोलिक्यूलर बनेगा। और तीसरा दिया हुआ एक और ऑप्शन दिया हुआ है मेटालिक। तो इसका मतलब है अगर मेटालिक है तो ऑटोमेटिक है मेटल के बीच होना चाहिए। तो हम लोग जब देख पा रहे हैं तो आपका ऑप्शन जो है यहां पर जब देख पा रहे हैं एक बॉन्ड है जिसको किस बॉन्ड के नाम से जानेंगे, कोवैलेंट। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों, कार्बन और कार्बन के बीच बना हुआ है तो कहीं भी आयनिक नहीं आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच मॉलिक्यूल्स भी नहीं है और मेटल भी नहीं है। इस तरह करके हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका क्या बन रहा है, किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट। ठीक है, उसको कोवैलेंट बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है बीसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बीसीसी, एससीसी, एफसीसी सभी को डिस्कस कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है बीसीसी। बीसीसी जैसे ही आ जाए तो एटम कहां प्रेजेंट होता है उसके बारे में सोचना है। तो एक्चुअली बीसीसी जब भी आता है एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पर। तो जो भी बॉडी सेंटर होगा वहां प्रेजेंट होगा। अब प्लस कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर। तो अगर कॉर्नर है बॉडी सेंटर है और कॉर्नर है, बॉडी जानते हैं 1 होता है और कॉर्नर टोटल 8 होते हैं और 8 का कितना हिस्सा लगेगा, 1/8 लगेगा। तो आपका आंसर आ गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर है बॉडी सेंटर के लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर बॉडी सेंटर आ जाए, और बॉडी सेंटर का मतलब ये बॉडी पर होगा और एक कॉर्नर पर होगा, इसीलिए बॉडी सेंटर का तो कोई पार्ट नहीं होगा क्योंकि मिडिल पॉइंट पर है। लेकिन यदि कॉर्नर पर कोई प्रेजेंट है तो उसका कितना टुकड़ा होगा, 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। यूनिट सेल है, ऑटोमेटिक है। यहां पर आपका नंबर ऑफ एटम कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। लेकिन आपसे अगर बीसीसी के जगह पे अगर आपसे एफसीसी पूछता या डिफरेंट पूछ सकता था यहां पर, तो नेक्स्ट अगर एफसीसी रहता तो क्या होता। तो एफसीसी अगर होता तो सबसे इंपॉर्टेंट है फेस सेंटर होता, फेस सेंटर होता और प्लस क्या होता, कॉर्नर होता। तो अगर कॉर्नर होता तो फेस जानते हैं टोटल 6 होते हैं और 6 का कितना टुकड़ा होगा, 1/2। और कॉर्नर तो पहले जानते हैं 8/1/8। तो कितना आ गया, यहां पर आपका आंसर 4 हो सकता था। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता था। यहां से एससीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक जो भी होते हैं उससे क्वेश्चन आपको पूछेगा। लेकिन बीसीसी का क्वेश्चन था तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जानते हैं यहां पर डिफरेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर में बोला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर है तो इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि सीपी जो होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसका 4 टाइप्स होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग डेल्टा पी बाय पी नॉट बोलते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट बोलते हैं। 4 इसका टाइप होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक होता है एलिवेशन, एक होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप डेल्टा टीबी के नाम से जानते हैं। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी होगा, इसको हम लोग डेल्टा टीएफ के नाम से जानते हैं। और एक होता है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ओस्मोटिक प्रेशर जो आएगा, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, पाई से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है कि 4 ऑप्शन में आपको एक दे दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन सब डिफरेंट है, 4 में से एक ही ऑप्शन में आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीपी जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, सीपी ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पूछ सके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, आपका नंबर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आपको पूछा है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको डायरेक्ट पूछ दिया है डेल्टा टीएफ, और फॉर्मूला हम जानते हैं केएफ इंटू एम इंटू आई। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं केएफ और एम तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो डायरेक्ट हम लोग यहां से जान पाएंगे डेल्टा टीएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। तो हम लोगों को क्या पूछा है कि विच सब्सटेंस, कौन सा इसमें जो है सबसे मैक्सिमम शो कर रहा है, तो जिसका आई ज्यादा होगा मैक्सिमम शो करेगा। तो चलिए ऑप्शन लेते हैं, K2SO4 है, तो यहां पर क्या है K2SO4 है, तो यहां पर 2 और 1, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां 3 आ गया, तो एक में आई का वैल्यू 3 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं NaCl है, और NaCl को हम लोग जब तोड़ेंगे तो यहां पर आई का वैल्यू आपका कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलिए यूरिया है और ग्लूकोज है। हम लोग जानते हैं यूरिया ब्रेक नहीं करता है, आई का वैल्यू 1, और एक ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मतलब यहां पर आई का वैल्यू 1 है। तो यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, कभी ब्रेक नहीं करता है, इसका मतलब आई सबसे मैक्सिमम, जिसका आई सबसे मैक्सिमम उसका डेल्टा टीवी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ए नंबर। तो आपका ऑप्शन सही हो गया ए। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। जब हम लोग इसको क्लियर करेंगे तो ज्यादा हम लोग क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो 4 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, और दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है,
तो इस तरह करके हम लोग देख सकते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहां से डायरेक्ट पूछ दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन अगर केवल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता। उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे उसको देखेंगे। अगर कभी बाई चांस पूछा जाए तो उसको हम लोग किस तरह डिस्कस करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को देखते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, उसको आराम से कीजिए, उसको देख के कीजिए और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब भी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीटली स्टडी करने के बाद उसको पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए और 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी बोर्ड में आएगा इजी पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड रहता नहीं है। तो उसको आराम से बनाइएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसके बाद कौन सा पार्ट आपका आएगा। तो हम लोग जो अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े, जस्ट अभी ऑप्शन आपका करेक्ट भी हो गया था। लेकिन अगर वहां पर बाय चांस आपसे पूछ देता फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, लेकिन अगर आपसे पूछता फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर आपको टीएस पूछता। मतलब टीएस पूछा है तो ऑटोमेटिक है, पहले फॉर्मूला लिखना होगा। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला तो एक जानते ही है, डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो केएफ, यहां भी हो जाएगा केएफ और यहां हो जाएगा एम इंटू आई। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जनरली अगर आप पढ़िएगा तो आई अगर बढ़ेगा तो डेल्टा टीवी बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। आई बढ़ने से डेल्टा टीएफ बढ़ रहा है। लेकिन सेकेंड इसका जो इक्वेशन होता है डेल्टा टीएफ बराबर होता है, यहां सिर्फ डिप्रेशन है तो टी नॉट माइनस टीएस है। इसका मतलब है डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो टीएस क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना है डेल्टा टीएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लेकिन अगर टीएस होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता, आई होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तब तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, किसका मैक्सिमम होगा, तो जिसका आई मिनिमम होगा उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग से नेक्स्ट पूछा है NaCl। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NaCl है, और NaCl अगर कोई भी चीज है तो यहां पर हम लोग को देखना है कि आपको कौन सा NaCl लिया है। तो आपका NaCl जो लिया है आपका मोल्टेन लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्वस लेता तो डिफरेंट क्वेश्चन बनता, लेकिन यहां पर आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है मोल्टेन दे रहा है, मोल्टेन NaCl दिया है। तो अगर मोल्टेन NaCl दे रहा है इसका मतलब ये टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, टूट के बनाएगा Na+ और Cl-। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोल्टेन है, इसका मतलब इसमें वाटर नहीं है, इसी का डिजॉल्व रूप है। इसका मतलब कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्ट करता नहीं है। तो जब भी कंडक्ट करेगा तो हमेशा केटायन एनायन बनेगा। हम शॉर्ट में बताए थे एक केटायन होता है और एक पार्ट जो होता है आपका एनायन होता है। तो केटायन हमेशा कैथोड पे जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। केटायन जो होता है कैथोड पर जाता है और एनायन जो जाता है हमेशा एनोड पर जाता है। तो एक केटायन है और एक एनायन है। और कैथोड पर जो जाता है हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, इस पर हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होता है, हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इधर वाला पार्ट पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और रिडक्शन प्रोसेस भी जानते हैं, रिडक्शन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां जो होगा लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का और नेक्स्ट वाले पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं, लॉस करेगा तो यहां पर क्या है, केटायन है, कैथोड पर गया है।
और एनायन है एनोड पर गया है, ऑब्वियसली बात है एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टा लिखा गया है, एक पर क्या होगा यहां लॉस होगा, और यहां पर रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन करेगा, तो जैसे ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन Na+ खत्म होगा तो यहां पर Na सॉलिड मिल जाएगा, और जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेगा Cl में कन्वर्ट होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। इसका मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस पर क्या मुक्त होगा, तो हम लोगों को देखना है मोल्टेन डिपोजिटेड ऑन कैथोड। हमसे क्या पूछा है कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पर जो डिपॉजिट होगा सोडियम डिपॉजिट होगा, और आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो यहां से आंसर आ गया बी, कैथोड पर कौन क्या डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, याद करके रखना है कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे ज्यादा कुछ नहीं है, बोला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। हम लोग जनरली जानते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोगों को दे दिया स्टैंडर्ड एसओपी दे दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे चुका है, और कितना दिया हुआ है प्लस 0.6 वोल्ट, प्लस दे दिया है 0.76 वोल्ट दे दिया है। और हम लोग पहले से जानते हैं स्टैंडर्ड चीज को जब हम लोग कभी भी एसओपी से एसआरपी बदलते हैं तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम आराम से एसओपी को एसआरपी में बदल सकते हैं। तो हमसे एसआरपी पूछा है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, ओनली यहां पर हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं, ओनली साइन विल बी चेंज्ड। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे साइन विल बी चेंज्ड हो जाएगा, और जैसे ही साइन चेंज्ड होगा आपसे क्वेश्चन में एसआरपी पूछा है, तो एसआरपी आपका क्या होगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका जो ऑप्शन है सी नंबर करेक्ट है। तो यहां से सी नंबर ऑप्शन आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा है एक रिएक्शन नीचे दिया गया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी चीज है समथिंग है, देन रिएक्शन बोल रहा है कौन सा रिएक्शन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल हुआ करता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है C12H22। बोल दिया है C12 है, H22 है, O11 है, शुगर है, और आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, और यहां पर वाटर भी आपको डिजॉल्व कर रहा है, वाटर में डिजॉल्व करके एसिडिक इसका हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, और बना रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां कुछ क्वेश्चन को हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं एक पार्ट को बोलते हैं ग्लूकोज, एक पार्ट को क्या बोलते हैं ग्लूकोज, और एक पार्ट को बोलते हैं फ्रक्टोज। तो यहां से एक ग्लूकोज हो गया और एक फ्रक्टोज हो गया। अब समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग जब भी वाटर लेते हैं वाटर एक्सेस में होता है, और वाटर इतना एक्सेस में होता है, इससे आप थोड़ा सा अमाउंट अगर निकाल भी लीजिएगा, मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए, तो कोई भी वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा चीज से आप छोटा सा अमाउंट निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका रेट जो होता है ओनली डिपेंड करेगा इस पार्ट पे, और इस तरह का जब घटना होता है इसको स्यूडो रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो रहा है। एग्जाम्पल होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
जनरली अगर वाटर अगर मिनिमम अमाउंट में होता तो आपका ऑर्डर 2 आता, लेकिन किसी कारणवश किसी एक्सेप्शनल केस आ जाता है जो सेकेंड ऑर्डर नहीं होके फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर। लेकिन याद रखिएगा, इसका ऑर्डर अगर पूछेगा तो ऑर्डर तो आप आराम से दे सकते हो, यहां पर 1 होगा। लेकिन अगर मोलिकुलरिटी पूछ दे, अगर इस क्वेश्चन का मोलिकुलरिटी पूछता तो मोलिकुलरिटी हमेशा 2 ही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोलिकुलरिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मोलिकुलरिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब थोड़ा इसको और डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को जनरली और भी चीज इससे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, दोनों का फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपसे बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन यहां से बनता है कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक्चुअली क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और इसका जो होता है कीटोन होता है। दोनों में कायरल सेंटर भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हैं तो यहां से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजीली हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब भी काम करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको इजीली समझने का कोशिश करेंगे, और जब इजीली समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से बाय चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, स्यूडो तो बना, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, तो यहां से एक राइज हो गया, जो प्रोडक्ट बना है दोनों का फॉर्मूला सेम है, फिर डिफरेंस क्या है और फिर कायरल सेंटर में क्या डिफरेंस आएगा, चलिए देखते हैं उसको। तो एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। अगर ग्लूकोज होता, दोनों का फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, एक ग्लूकोज बना हुआ है और एक आपका फ्रक्टोज बना हुआ है। तो अगर ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है तो हम लोग जनरली जानते हैं इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है एफजी, इसका फंक्शनल ग्रुप जनरली होगा एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और यहां का अगर फंक्शनल ग्रुप देखिएगा तो एक्चुअली क्या होगा, कीटोन होगा। क्या होगा, यहां कीटोन होगा, और कीटोन का फॉर्मूला हम लोग इस तरह करके जानते हैं। तो बेसिक डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या आ रहा है, एक का ग्लूकोज का आ रहा है एल्डिहाइड, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आपका क्या आ रहा है, फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कीटोन। एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है यहां से, अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कायरल सेंटर बताइए। तो जनरली आप जानते हैं यहां पर क्या है, H लगा दीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा CH2, तो एक H यहां लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड है, तो यहां पर ऑटोमेटिक एल्डिहाइड आ गया। एक कार्बन तो आपको खत्म हो चुका है। नीचे हमेशा इसमें आता है CH2OH, 6 ही कार्बन है, तो यहां पर आ गया, किसी जगह OH लगा दीजिए, HOH OHH, इस तरह करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, OHH। तो कायरल सेंटर कितना है, अगर जनरली कायरल सेंटर देखिएगा तो इसमें कायरल सेंटर कितना आ रहा है, तो कायरल सेंटर आ रहा है 4। तो इसमें कितना कायरल सेंटर हो सकता है, तो कायरल सेंटर आपका 4 है। जनरली अगर कीटोन के केस में देखिएगा तो यहां पर आ जाएगा CH2OH ऊपर आ जाएगा, और यहां पर एक कार्बन आएगा जो कीटोन ग्रुप है, और नीचे भी आ जाएगा CH2OH आ जाएगा, और इधर आपका फ्री है, तो यहां आ जाएगा HOH, यहां आ जाएगा OHH, और यहां HOH। तो कायरल सेंटर कितना है, तो कायरल सेंटर यहां हो गया 3। तो यहां पर आपका कायरल सेंटर कितना हो गया, 3 हो गया। इस क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कायरल सेंटर ग्लूकोज में कितना होता है, कायरल सेंटर फ्रक्टोज में कितना होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहां से आज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह कोई भी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे आस्क्ड हो सकता है, उसको सही ढंग से कोशिश करिएगा बनाने का।
तो जब क्वेश्चन को सही ढंग से आप पढ़ के बनाइएगा तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हो उसको। तो ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे भी आपको पकड़ होना चाहिए कि ऑप्शन एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर डिफरेंट ऑप्शन आ जाए या ऐसा कोई भी ऑप्शन ऐसा आ जाए कि आपको बनाना पड़े तो उसको भी समझ जाएंगे तो इजी रहेगा। और ऑप्शन के साथ अगर एक्सप्लेनेशन रहता है तो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 का क्वेश्चन दे चुका है, आपको रेट दे चुका है, मतलब यहां आर दे चुका है के और ए है, और ए पर पावर कितना है तो ए पर पावर 2 है, तो ए पर पावर 2 है और एक बी है। और हम लोग जनरली जानते हैं इसको रेट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आपका ये क्या हो गया, रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन पे जो पावर होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो हमसे ऑर्डर ही पूछा है, एन पूछा है, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा यहां से बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी नंबर। तो बी सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑर्डर किसे कहते हैं, किसी भी रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन का जो पावर आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो कोई टेंशन नहीं, रेट इक्वेशन दिया हुआ था, ऑर्डर पूछा है, आसानी से आप ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमसे केवल पूछा है माइग्रेशन। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबको समझने का कोशिश करते हैं। 9th में पूछा है हमको, जनरली देखिए दिया गया है माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसके इन्फ्लुएंस में दिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आपसे क्वेश्चन किया है, माइग्रेट हो रहा है कौन सा पार्टिकल, कोलोइडल में जो पार्टिकल होते हैं या तो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे या तो नेगेटिव पार्टिकल होंगे, माइग्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, किसी भी प्लेट की ओर जा सकता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको आज के बाद हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको बोलते हैं जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के साथ जो होगा दिखाते हैं। मान लीजिए आप कोलोइडल पार्टिकल ले लिए, एक सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल ले लिए हैं और एक प्लेट लगा दिए, प्लेट लगा दिए, इधर नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट है, और इसमें आप कोलोइडल पार्टिकल ले लिए। तो अगर कोलोइडल पार्टिकल इसमें पहले से आपको प्रेजेंट है, कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, कोलोइडल पार्टिकल। तो पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स में होता क्या है, एक मान लीजिए यहां पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पार्टिकल मूव करेगा नेगेटिव की और नेगेटिव मूव करेगा इस माइग्रेशन, दैट माइग्रेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो कोलोइडल पार्टिकल कोल्यूटल सॉल्यूशन लीजिएगा, उसमें डीप कर दीजिएगा प्लेट। तो प्लेट जैसे ही डीप करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लेट जैसे ही डीप होगा तो हम आसानी से यहां से माइग्रेट करवा सकते हैं, और जैसे ही माइग्रेट करवाएंगे तो हमको आसानी से यहां से प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, हमको इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे और प्लेट पर जमा हो जाएगा। एक प्लेट पर पॉजिटिव, प्लेट पर नेगेटिव पार्ट जमा हो जाएगा और नेगेटिव पर पॉजिटिव पार्ट जमा हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन सब पे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है।
चलिए ऑप्शन बी को, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी आपका करेक्ट हो क्योंकि यही पूछा है। लेकिन जो पूछा है तो हो सकता है आपका इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस को समझने का कोशिश करते हैं। एक पूछा है डायलिसिस, तो अगर डायलिसिस को भी समझ जाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाइड जब किया जाता है, हम लोग का ब्लड जो है कोलोइडल पार्टिकल है, डायलिसिस किसे कहते हैं। अगर हमको क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी को अगर रिमूव करिएगा, इम्प्यूरिटी रिमूव्ड फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन होना चाहिए। और कोलोइडल सॉल्यूशन से अगर आप इम्प्यूरिटी, मान लीजिए ब्लड है और ब्लड में कुछ इम्प्यूरिटी आ चुका है, उसको भी समझा देंगे। उसको इसी तरह से डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस डॉक्टर सब बहुत यूज करता है, देखे होंगे। तो इम्प्यूरिटी रिमूव करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन से थ्रू एसपीएम। तो इसमें क्या होता है, एक एसपीएम के थ्रू, एसपीएम का मतलब आप जानते होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डायलिसिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, इंप्यूरिटी को रिमूव करना। किससे रिमूव करना, जो सॉल्यूशन आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है उससे हम लोग रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव करेंगे, इंप्यूरिटी को। जनरली इसका यूज कहां होता है, अगर आपका हम जानते हैं आपका जो ब्लड है, ब्लड क्या है, एक कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन है। ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। अगर इसमें आप इंप्यूरिटी मिला दीजिए, कुछ इंप्यूरिटी हो जाता है और इंप्यूरिटी मिला के हम इसको एसपीएम के थ्रू गुजारेंगे तो यहां पर प्योर ब्लड आएगा। अब ब्लड प्योर हो गया है, इसी प्रोसेस को, यहां जो एक प्रोसेस होगा इसी प्रोसेस को बोलेंगे डायलिसिस। तो डायलिसिस कुछ नहीं होता है, ब्लड में ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। एक होता इमल्सन, तो इमल्सन को भी पकड़ने का कोशिश करते हैं। इमल्सन एक सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये भी एक प्रकार का कौन सा सॉल्यूशन है, सारा का सारा आपको कोलोइडल सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस कोलोइडल सॉल्यूशन जो बनता है, हम जानते हैं सॉल्यूशन दो प्रकार का, उसमें सॉल्यूट भी लेना पड़ता है और सॉल्वेंट भी लेना पड़ता है। इस सॉल्यूशन में दोनों, एक को क्या बोलिएगा, सॉल्यूट, और एक को क्या बोलिएगा, सॉल्वेंट। और दोनों यदि लिक्विड हो और ये भी क्या हो, आपका लिक्विड हो, दोनों अगर लिक्विड हो जाए, उस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बने, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। और इसका एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में हमेशा आपको मिल्क इसी फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड में लिक्विड मिलता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को समझने का कोशिश करते हैं। एक इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट जनरली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करेगा तो स्कैटर होगा लाइट, स्कैटर बिखरेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट कब होगा, जब आप लाइट यहां से दीजिएगा और लाइट यहां से पास हुआ और यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन रहना चाहिए, याद रखिएगा इसी सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है। तो यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन है और यहां स्कैटरिंग हो गया, और इसी इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, टिंडल इफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो डायरेक्ट था इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अगर आपसे डायलिसिस पूछे तो डायलिसिस का भी जवाब दे सकते हैं। अगर इमल्सन पूछे तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें दोनों फेज लिक्विड हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। और यदि आपसे टिंडल इफेक्ट पूछे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग आसानी से टिंडल इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट को भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझने का।
तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसको समझेंगे और गौर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अगर कहीं आ जाए तो उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? माइग्रेशन होता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव की ओर पॉजिटिव जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलिए हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट को समझने का, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है और उसके ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो सारा क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड नहीं दिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका इजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का रहता है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखना है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब चला है आपको मेटल बोल रहा है, निकाल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कोई टेंशन नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और हम बोले थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जनरली हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यहां बोल दिया है प्रॉफिटेबल, तो अगर इसमें प्रॉफिटेबल बोला है इसका मतलब फायदेमंद होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो जिससे एक्सट्रैक्शन करेंगे उसको जनरली ओर्स बोला जाता है। ठीक है, ओर्स से ही हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, चीप भी पड़ता है, इजीली बाहर निकल जाता है, इसलिए हम जनरली एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं? ओर्स के द्वारा करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मिनरल से भी निकाल सकते हैं, हर एक मिनरल से निकाल पाना मुश्किल है, जिस मिनरल से आप निकाल पा रहे हैं इजीली, दैट इज कॉल्ड ओर्स। इसके बाद बोला है साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? तो प्रोसेस तो दो ही होता है, एक साइनाइड प्रोसेस होता है, तो यहां पर बोल दिया है साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? साइनाइड प्रोसेस। जनरली साइनाइड प्रोसेस दो चीज के लिए यूज होता है, एजी और एयू, याद रखिएगा। सोना और चांदी के लिए हम लोग जनरली साइनाइड प्रोसेस का यूज करते हैं, और आपका ऑप्शन तो डायरेक्ट सही हो जाएगा, सिल्वर सी नंबर में। और एल्युमिनियम का इस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है। अगर आपको बेयर्स प्रोसेस दे दे, तो बेयर्स प्रोसेस जो लगाते हैं जनरली किसके लिए लगाते हैं? एल्युमिनियम के लिए। तो ये सब मेथड है, इस मेथड का यूज करते हैं लीचिंग में। ये जो प्रोसेस आपका कहला रहा है केमिकल मेथड है, इसको जनरली हम लोग लीचिंग के नाम से जानते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग कर सकते हैं, निक्षालन कर सकते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं, बोला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एच बॉन्डिंग जनरली हम लोग जानते हैं, एच बॉन्डिंग कौन बनाता है? तीन ही आदमी बनाता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब जिसमें फ्लोरीन हो एच बॉन्डिंग बना सकता है, जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, बना सकता है। इसका हाई ईएन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होता है, इसलिए ज्यादा बनाता है। क्यों बनाता है? ड्यू टू मोर ईएन, ड्यू टू मोर ईएन। ईएन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ज्यादा से ज्यादा ईएन होता है, इसलिए बनाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बोला है किसने नहीं बनाएगा, तो सब बनाएगा। सब में आपका फोन नजर आ रहा है, सी में HCl है, HCl नहीं बनाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कौन नहीं बनाएगा? HCl नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसके पास आपका फोन नहीं। आगे चलते हैं, बोल रहा है एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। एसिड बोला है सल्फर एसिड। इस सल्फर का एक्चुअली एग्जिस्टेंस फॉर्म है, और इस तरह का फॉर्म जैसे Cl2 होता है, H2 होता है, उसी तरह एसिड भी है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो, किसी के साथ तो कंबाइंड किया नहीं है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, जीरो होगा। जैसे Cl2 का जीरो ले लीजिएगा, हाइड्रोजन का जीरो ले लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो उसका ऑक्सीडेशन अकेले में नहीं होता, किसी और के साथ जब तक नहीं बनाइएगा खुद में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करिएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जीरो लेगा, खुद में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखना है, जीरो, क्यों, खुद के साथ है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, En तो डिफरेंस है नहीं, इसलिए जब भी खुद के साथ बने तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, तो चौथा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड उसी को बोलते हैं, एसिड उसी को बोलेंगे जो इजीली लॉस कर दे H+। तो यहां से हमको पता चल गया कि इजीली डोनेट करना चाहिए कौन सा, H+ आयन। तो जो इजीली डोनेट कर दिया H+ आयन दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। और स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए हमको यहां दे दिया HF, HCl, HBr और HI। इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ यहां ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HI, क्योंकि इजीली डोनेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ इधर जाने पे बढ़ेगा, यहां से उधर जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है, कुछ बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्स गोताखोर रिस्पायरेशन में क्या यूज करता है। तो यहां से बोल रहा है डाइवर्स मतलब गोताखोर, मतलब समुद्र में जो गोताखोर होता है क्या यूज करता है। इससे पहले जो यूज कर रहा था बहुत दिन पहले, तो जनरली क्या होता था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके जाता था। तो होता क्या था, नाइट्रोजन सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन ब्लड। तो होता था क्या कि जब N2 और O2 लेके जाता था, समस्या आ जाता था, तो उसके साथ बाद में इसमें चेंजिंग किया, इसमें रीड का प्रॉब्लम आता था, रीड का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, रीड में दर्द होने लगता था, मौत भी हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें हीलियम मिलाया, तो इसमें कुछ हीलियम मिला दिया, नाइट्रोजन कम हो गया, तो इसका मतलब हानि कम करने लगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाइट्रोजन नहीं लीजिए वो भी बेटर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको दे दिया हीलियम नाइट्रोजन O2 है, तो देख लेते हैं हीलियम, और आपको कहां है हीलियम नाइट्रोजन, कहीं है हीलियम, क्रिप्टन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आपको नाइट्रोजन नहीं लेते तो और बेटर था। तो अभी का गोताखोर तो डायरेक्ट यूज करता, हीलियम और ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन थोड़ा सोल्यूबल होता है, हीलियम मिलाने इसका परसेंटेज थोड़ा घटा, तो ऑटोमेटिक रीड का प्रॉब्लम नहीं देगा। तो याद रखिएगा, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को गोताखोर हमेशा ले जाते समुद्र में, ऑक्सीजन काम में आता सांस लेने के काम में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन हो रहा है और समझने का कोशिश करना है कि किसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार किया जा रहा है। तो हम लोग जब भी स्टडी करते हैं कंप्लीट नॉलेज के साथ अगर स्टडी करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कब होता है, आधा अधूरा के साथ अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ऑप्शन के साथ आपको करेक्ट करने आना चाहिए कि किस ऑप्शन का आंसर क्या होगा नहीं होगा, उसको जब धीरे धीरे आप सॉल्व करिएगा तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे क्या घटना हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का। अब बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होगा, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वही पूछा है,
तो सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपसे पूछा है 16 नंबर में पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा जो होता है डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक हमेशा कौन सा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही आ रहा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो चुका है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता चल गया। फिर आपसे बोला है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 17 में बोल रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं, 3D सीरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3D सीरीज हो जाता है। और 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक आता है। तो इसमें मैग्नीशियम नहीं होगा और मैग्नीशियम ऑप्शन में दे दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम 3D सीरीज है। फिर इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ाया है, बोला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पाया जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि 18 में चलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो हमको बोला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली 3 तरह का सीरीज पढ़ते हैं हम लोग। 3D सीरीज पढ़ते हैं, 4D सीरीज पढ़ते हैं और 5D सीरीज पढ़ते हैं। तो जनरली तीनों सीरीज में क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम आने पे हमेशा क्या होता है? साइज इंक्रीज कर जाना चाहिए। जनरली ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि ऑटोमेटिक जानते हैं n का वैल्यू बढ़ेगा, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। होना चाहिए आंसर आपका 3D से ज्यादा क्या होना चाहिए? 4D, 4D से ज्यादा होना चाहिए 5D। लेकिन क्या होता है? गलत हो जाता है। दोनों का साइज इक्वली बराबर हो जाता है। तो 4D का अप्रॉक्स में बराबर हो जाता है 5D का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को जिसके कारण ये बराबर हुआ है, इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जनरली लेंथेनॉइड के बाद वाला जर्कोनियम हॉफनियम सब आता है। तो जर्कोनियम और हॉफनियम का बराबर हो जाता है। तो जर्कोनियम का बराबर हो जाता है हॉफनियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा वीवीआई एग्जांपल हुआ करता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज इक्वल क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। चलिए ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। बोला है रेडियाई ऑफ जर्कोनियम हॉफनियम ऑलमोस्ट सिमिलर। सी ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिमिलर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 18 नंबर तक कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन को समझने का 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इसमें बोला है डायमैग्नेटिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, या तो एक पूछेगा पारामैग्नेटिक, तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है पारामैग्नेटिक जिसमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पारामैग्नेटिक बोलेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायमैग्नेटिक पूछा है, तो डायमैग्नेटिक क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर डायमैग्नेटिक पूछा है तो आराम से क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम सभी दिया है, जिसको याद रखिएगा। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और कॉपर है और जिंक है। यहाँ 21 है, यहाँ एटॉमिक 22 है, 23 है, तो यहाँ जाता है 30 पर। हमको क्या क्या ऑप्शन दिया है उसी से देखने का कोशिश करते हैं। एक दिया है
CO2+ कोबाल्ट है, एक दिया है Ni2+, एक निकेल है, और एक कॉपर 2+ है, और एक Zn2+ है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोबाल्ट है। चलिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इसका एटॉमिक नंबर 27 है। 27 में 18 घटा दीजिए, इनर्ट में चलते हैं। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? तो यहां से 2 हो गया 9, और हम लोग 9 में क्या करते हैं, 2 और घटा देते हैं, क्योंकि 2 और लॉस कर दिया है, तो ऑटोमेटिक आपका बचा है 7, और 7 इलेक्ट्रॉन को यहां भर देते हैं। 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 5, यहां 6, यहां 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पारामैग्नेटिक है, आंसर नहीं हो सकता है। निकेल के पास चलते हैं। निकेल यहां है, तो 30 है, 29 है, इसका 28 है। तो यहां 28 है, यहां 18 कर दीजिए, तो आपका कितना बचेगा? तो यहां पर 2 है, यहां 8 है, 10। 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तो आपके पास बचेगा 8। और इसको भी आराम से आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहां आ गया 1 2 3 4 5। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां 6 7 8, तो 8 हो गया। अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका पारामैग्नेटिक होगा। चलिए अब कॉपर पे चलते हैं। कॉपर का होता है 29, और इसमें आप 18 घटाइएगा तो 11 बचेगा, और 11 में फिर 2 घटाइएगा तो 9 बचेगा। अगर 9 बच रहा है तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 2 3 4 5, और यहां के बाद फिर चलते हैं 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको भी हम लोग पारामैग्नेटिक बोलेंगे। हमको क्वेश्चन में बोला है डायमैग्नेटिक कौन होगा। तो चलिए इसको 30 होता है, 30 में 18 घटा दिए 12 होगा, 2 प्लस है 2 घटा दिए 10 बचा। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है, दैट इज कॉल्ड डाई। यही डायमैग्नेटिक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग 19 तक क्वेश्चन को डीपली डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।